नहीं तो बोलते हैं कि हैं? बी जब उसके ऑफर को स्वीकार कर लिया तो वो क्या हो गया? स्वीकृति। तो जब प्रस्ताव वही स्वीकार हो गया तो वो क्या हो गया? वचन। फिर उसमें जब प्रतिफल दोनों एक दूसरे को दे दिए तो वो हो गया करार, और वह करार विधि द्वारा परिवर्तनीय हो गया तो वह हो गया संविदा। है ना स्टेप? आया नहीं समझ में? तो संविदा होने के लिए सबसे पहला चीज क्या होना है? साथ ही साथ एक चीज आप देखो कि संविदाएं कितनी प्रकार की हो सकती हैं, या संविदाएं होती क्या कितने प्रकार की? जैसे कि एक तो होती है वैध संविदा, ठीक है, वैध संविदा होती है ना। एक क्या होती है? शून्य संविदा, ठीक है। और एक क्या होती है? शून्य करणीय संविदा, ठीक है। वैध संविदा, शून्य संविदा और शून्य करणीय संविदा। तो सबसे पहले तो इन तीनों चीजों का भी अर्थ मालूम रहना चाहिए, तब तो संविदा अधिनियम में पढ़ रही हो। पहले तो बेसिक यही चीज है ना साहब, बेसिक में यही चीज आती है। तो ये चीज क्या होना चाहिए? आपको मालूम होना चाहिए ना कि वैध संविदा क्या होगी, शून्य संविदा क्या होगी, शून्य करणीय संविदा होगी। मालूम इसलिए होना चाहिए क्योंकि आगे जब अधिनियम अभी आगे पढ़ोगी तो इसमें क्या आएगा? बार बार ये शब्द आएंगे कि संविदा वैध है, कि संविदा शून्य है, कि संविदा अवैध है, कि शून्य करणीय है ना। ये शब्द बार बार संविदा अधिनियम में आएंगे। ये परिभाषा खंड धारा 2 में इसीलिए दिया गया है कि संविदा से संबंधित कुछ शब्दों को परिभाषित इसलिए किया गया है कि ये शब्द बार बार संविदा अधिनियम पढ़ते समय आएगा। प्रस्तावना, स्वीकृति, है कि नहीं, वचन, प्रतिफल, वचनदाता, वचन ग्रहीता, करार, है ना कि नहीं, संविदा है, शून्य करणीय संविदा है, शून्य संविदा है। ये सब इन्हीं सब शब्दों को धारा 2 में परिभाषित किया गया है। वो परिभाषित करने का उद्देश्य क्या है कि एक बार यहाँ मतलब बता दिया, परिभाषा दे दिया कि संविदा का मतलब ये है, करार का मतलब ये है, प्रतिफल का मतलब ये है। तो अब जहाँ जहाँ वो शब्द आएगा उसको बार बार परिभाषित करने की जरूरत नहीं ना पड़ेगी, समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि जैसे कि प्रतिफल धारा 2D में परिभाषित कर दिया गया कि प्रतिफल का मतलब क्या होता है, तो अब जब आगे पढ़ोगी तभी आएगा कि प्रतिफल के बिना करार शून्य होता है, ठीक है। प्रतिफल के बिना करार शून्य होता है। तो अब यहाँ प्रतिफल के बिना करार शून्य होता है, जैसे धारा 25 में लिख दिया कि प्रतिफल के बिना करार शून्य होता है। तो अब यहाँ प्रतिफल का मतलब क्या है, करार का मतलब क्या है और शून्य करार का मतलब क्या है? तीन चीजें आ गई ना इस परिभाषा में, तीन चीजें आई, तीन शब्द आया, प्रतिफल आया, करार आया और शून्य करार आया। तो इन तीनों चीजों को क्या किया गया है? धारा 2 में ही परिभाषित कर दिया गया है ना। प्रतिफल धारा 2D में है, करार 2E में है और शून्य करार धारा 2G में है, ठीक है। ये परिभाषित कर दिया गया। तो अब वहां पर ये अलग अलग नहीं दिखेगा कि प्रतिफल का मतलब ये हुआ, फिर उसके बिना फिर करार का मतलब ये हुआ और शून्य करार का मतलब ये हुआ कि यदि करार में प्रतिफल नहीं है तो वो करार क्या हो गया? शून्य हो गया। तो प्रतिफल का मतलब वहां पर क्या समझोगी? वही जो धारा 2D में परिभाषित किया गया है। करार का मतलब क्या समझोगी? वही जो धारा 2E में परिभाषित है। इसीलिए इन शब्दों को कोई भी अधिनियम जब पढ़ा जाएगा, अभी तो ये संविदा अधिनियम है, अभी हिंदू विधि पढ़ोगी, फिर भारतीय दंड संहिता पढ़ोगी, भारत का संविधान पढ़ोगी, एनीवन CRPC है, CPC है, एविडेंस है, ये सब TPA है, ये सब जितने भी एक्ट पढ़ोगे अभी, ठीक है, जितना भी एक्ट पढ़ा जाएगा सब में सबसे पहला चीज क्या पढ़ा जाता है? उसका परिभाषा खंड, डेफिनेशन क्लास। हर एक्ट में डेफिनेशन क्लास दिया रहता है। क्यों दिया रहता है? क्योंकि कुछ ऐसे शब्द आते हैं उस अधिनियम में जो बार बार प्रयोग होते हैं, ताकि उसका अर्थ पहले से ही क्लियर रहे। ये नहीं कि हर बार उसको बताना पड़े। अगर हर बार उसको लिखेगा तब तो बैरक बहुत मोटा बन जाएगा ना। तो इसीलिए एक जगह उसको क्या करते हैं? परिभाषित कर दिया जाता है कि अब कहीं भी ये शब्द आएगा तो उसका मतलब वही होगा जो वहां पर परिभाषा में दिया गया है। आया नहीं समझ में? ठीक है, उससे कोई मतलब तो है नहीं, वो कहीं भी आए उस अधिनियम में, वो शब्द कहीं भी आए उसका मतलब वही है जो उस धारा 2 में ये परिभाषा दी गई है। तो हर अधिनियम में सबसे पहले क्या रहता है? सबसे पहले संक्षिप्त नाम रहेगा,
उसका कब लागू हुआ और कहाँ पर लागू होगा, उसका विस्तार रहेगा। फिर उसके बाद तुरंत उसके बाद क्या होता है, कोई भी अधिनियम जनरली पढ़ोगे तो सबसे पहले ये संक्षिप्त नाम, ठीक है, उसका अधिनियम का विस्तार और ये कब लागू हुआ। फिर उसके बाद आता है धारा 2। तो अधिकतर एक्टों में धारा 2 में ही परिभाषा खंड पहले ही दे दिया जाता है। डेफिनेशन क्लास, जो उस अधिनियम में जो शब्द बार बार प्रयोग किए गए हैं उसका मतलब पहले ही लिख दिया जाता है कि बार बार उसको लिखने की जरूरत न पड़े। आया ना समझे? अब जैसे संविदा पढ़ रही हो तो अब इसमें बार बार आएगा संविदा किसे कहते हैं, वही वैध संविदा उसी को बोलेंगे जो संविदा का परिभाषा धारा 2H में है। वही तो वैध संविदा है, जो विधि के ऐसा करार जो विधि के द्वारा प्रवर्तनीय है, वो संविदा है, उसी को वैध संविदा बोलते हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वही है जो कि विधि के द्वारा प्रवर्तनीय होगा। विधि के द्वारा प्रवर्तनीय का मतलब कि यदि उस संविदा में जो दोनों पक्षकार हैं, दोनों पक्षकारों में से यदि कोई भी एक पक्षकार उस संविदा की शर्तों का पालन नहीं करता है या संविदा का भंग करता है, तब दूसरे पक्षकार को उपचार क्या मिलेगा। यदि दो व्यक्तियों ने आपस में संविदा कर लिया, फिर एक पक्षकार अब उस संविदा का पालन नहीं कर रहा है तो दूसरे को घाटा होगा कि नहीं, तो उसकी पूर्ति कैसे होगी, कैसे वो करेगा, क्या उसको मारेगा पीटेगा कि नहीं तुम संविदा का पालन करो, नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। क्या करेगा, वो न्यायालय की शरण में जाएगा ना, न्यायालय से कहेगा कि देखिए ये एक वैध संविदा हमारे और उनके बीच में हुई थी, अब हमने अपने संविदा का अपने पक्ष का पालन कर दिया, अब वो अपना पालन नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं करना, जब वो करेगा ही तो कोई विवाद ही नहीं। न्यायालय में तो जब कोई विवाद उत्पन्न होगा तभी तो जाएंगे, जब कोई विवाद ही नहीं होगा तो न्यायालय में कोई क्यों जाएगा। जब विवाद होगा तभी तो, विवाद तो तभी होगा जब दोनों पक्षकारों में से कोई एक पक्षकार कुछ करता है या नहीं करता है, तो वो वैध संविदा हुआ नहीं, जिसमें कि पक्षकार के अधिकारों का यदि उल्लंघन होता है तो वह पक्षकार उस संविदा का पालन करने के लिए कहाँ जाएगा कि न्यायालय के माध्यम से उस संविदा को परिवर्तित करा सकता है या उसमें क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है, ठीक है। तब वो संविदा कैसी है, वैलिड है, वैध संविदा। वही वैध संविदा को धारा 2H में परिभाषित किया गया है कि वह करार या ऐसा करार जो विधि के द्वारा प्रवर्तनीय है। विधि के द्वारा प्रवर्तनीय का मतलब यही होता है कि यदि कोई पक्षकार संविदा भंग करता है तो दूसरा पक्षकार क्या कर सकता है, न्यायालय के माध्यम से उस संविदा का दूसरे पक्षकार से कहवा सकता है कि उससे कहा जाए कि वह उसका पालन करे, या वह पालन करने की स्थिति में नहीं है तो हमको जो इस संविदा भंग से हानि हो रही है उस हानि की पूर्ति वह करे, तभी तो वो विधि के द्वारा प्रवर्तनीय हुआ है ना। नहीं होगा तो नहीं होगा, तो क्या है, उसी को वैध संविदा बोलते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, है ना। फिर अब है शून्य संविदा। शून्य संविदा को क्या भारतीय संविदा अधिनियम में परिभाषित किया गया है, तो किया गया है, किसमें परिभाषित किया गया है, धारा 2J में, ठीक है, सबसे आखिरी वाली शून्य संविदा। देखो जो संविदा विधि के द्वारा परिवर्तनीय नहीं रह जाती है वह तब शून्य हो जाती है जब वह ऐसे परिवर्तनीय नहीं रह जाती। यही तो लिखा है धारा 2J में, क्या लिखा, वह संविदा जो विधि के द्वारा परिवर्तनीय नहीं रह जाती तब वह शून्य हो जाती है जब वह ऐसे परिवर्तनीय नहीं रह जाती, ठीक है। तब उसको क्या कहते हैं, शून्य संविदा। इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी संविदा जिसका कि पालन अब संभव नहीं है, अब वो न्यायालय के माध्यम से भी उसका पालन अब हम नहीं करा सकते। जैसे A और B, ठीक है, A और B ने क्या किया, आपस में विवाह करने की संविदा किया। ये लड़का है, ये लड़की है, दोनों ने क्या किया, आपस में विवाह करने की संविदा की कि हम लोग क्या करेंगे, 25 दिसंबर को विवाह करेंगे। लेकिन 25 दिसंबर से पहले ही A की मृत्यु हो गई, तो क्या अब A और B का विवाह होना संभव है, नहीं है कि नहीं। तो अब A और B के बीच में जो संविदा हुई थी अब वो क्या हो गई, शून्य हो गई, क्योंकि अब इसका परिवर्तन संभव नहीं है। अब ये न्यायालय के द्वारा भी परिवर्तनीय नहीं हो सकता। जब संविदा हुई तब तो वो वैलिड थी, जब संविदा हुई उस समय वह वैलिड थी, तो इसीलिए उसने लिखा कि ऐसी संविदा जो विधि के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अब क्या है,
वह शून्य तब होती है जब वह विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं रह जाती। संविदा करते समय तो वैलिड थी, लेकिन अब परिस्थितियों में ऐसा परिवर्तन हो गया कि अब उस संविदा का पालन होना अब संभव नहीं है, तो वो संविदा क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। आया ना समझ में? अब ए और बी जैसे हैं, ए ने अपना मकान है, ठीक है, ये अपना मकान बी को क्या किया, कहा कि हम अपना मकान आपको 10 लाख रुपए में बेचना चाहते हैं। बी ने कहा कि ठीक है हम भी खरीदेंगे। तो डेट निर्धारित हो गई कि चल करके हम लोग क्या करेंगे, 10 दिसंबर को कोर्ट में रजिस्ट्री करवाएंगे। कब? 10 दिसंबर को। संविदा हो गई, सब कुछ वैलिड है। लेकिन अब क्या हुआ, 10 दिसंबर से पहले ही हुआ ये कि जहाँ पर ये मकान जिस रोड के किनारे था, अब ये हुआ कि गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी ला दी कि अब ये रोड का चौड़ीकरण होगा। चौड़ीकरण का मतलब कि वो 2 लेन था, अब 4 लेन होगा। तो उसके जद में क्या आ गया, ये मकान भी आ गया, ये तय हो गया कि अब ये मकान गिरना है। अब गिर गया। अब क्या ये संविदा का खरीदने, इस मकान को बेचने की संविदा ए के द्वारा जो बी के, ए और बी के बीच में इस मकान को खरीदने की संविदा हुई थी, क्या अब उसका परिवर्तन हो सकता है? नहीं हो सकता। उस समय तो संविदा वैलिड थी, लेकिन अब वो क्या हो गई, शून्य हो गई, क्योंकि अब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि अब उस मकान को बेचना, क्रय विक्रय करना अब संभव नहीं है कि नहीं? तब ये संविदा कैसी हो गई, शून्य हो गई। आया ना समझ में? अब देखो क्या है, शून्य करड़ी संविदा, ये भी परिभाषित है। हाँ है, किसमें है? धारा GHIJ, धारा 2I में। देखो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, देखो अंग्रेजी वाला देखो, 2I में क्या लिखा है? वह करार जो विधित परिवर्तनीय हो संविदा है। वो तो 2H है। सर क्या होता है? अच्छा वैलिड है ना। वो 2I में देखो, GH के बाद I में देखो, केवल ये हिंदी ना देखो, अंग्रेजी में देखो। 2I में केवल हेडिंग क्या पड़ी है, बस हेडिंग बताओ अंग्रेजी में। आई में सर लिखा वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। क्या लिखा है? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसको क्या बोलते हैं? शून्य करड़ी संविदा। अब इसकी परिभाषा क्या लिखा, किसमें परिभाषित है शून्य करड़ी संविदा? धारा 2I में उसकी परिभाषा दी गई है। परिभाषा में क्या लिखा गया है कि ऐसी संविदा जो कि उस संविदा के एक पक्षकार के विकल्प पर तो वह विधि द्वारा परिवर्तनीय हो, किंतु अन्य पक्षकार के विकल्प पर नहीं, तब ऐसी संविदा क्या कहलाती है? शून्य करड़ी संविदा कहलाती है। इसका कुछ मतलब समझ में आया? क्या शून्य करड़ी का मतलब ये मतलब है, जैसे कि अभी आपने बताया ना उधर A + B, हाँ, और वो जैसे अभी बेच रहे हैं अपना मकान, और फिर उसके बाद में उसने मतलब अभी बताया कि मान लो ये मकान अब नहीं रहा, तो आप संविदा का पालन तो हो नहीं सकता है, तो न ये करा सकता है न ये करा सकता है, तो ये संविदा क्या हो गई? शून्य हो गई। शून्य हो गई, ये शून्य है ना, वाइड है। हम वाइडेबल पूछ रहे, ये वाइड हो गई, न ये करा सकता है न ये करा सकते हैं। अब ये संविदा क्या हो गई? शून्य हो गई, वाइड है ये, ठीक है। शून्य संविदा की परिभाषा यही तो लिखी है कि ऐसी संविदा जो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होती है, वह शून्य तब हो जाती है जब वह ऐसे परिवर्तनीय न रह जाए। जब वह विधि द्वारा परिवर्तनीय न रह जाए तब वह शून्य हो जाती है। अब विधि द्वारा परिवर्तनीय हो सकता है? नहीं हो सकता। अब A B, अब इसके ऊपर क्या मुकदमा न्यायालय में कर सकता है कि नहीं, इससे कहिए कि अपना मकान बेचे? कहाँ से बेचेगा कि साहब हमारे पास है ही नहीं, तो हम बेचे कहाँ से? तो इन शुरू में तो संविदा वैलिड थी, करते समय वैलिड थी, लेकिन बाद में क्या हो गया, परिस्थितियों में ऐसा परिवर्तन हुआ कि अब उसका पालन संभव नहीं रह गया। अब वो संविदा विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं रह गई, अब वो संविदा क्या हो गई? शून्य हो गई। आया ना? अब यहाँ पर हमने कहा शून्य करड़ी संविदा, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट,
मतलब कि ऐसी संविदा जो कि एक पक्ष संविदा के एक पक्षकार के विकल्प पर, एक या अधिक पक्षकार के विकल्प पर तो वह विधि के द्वारा प्रवर्तनीय हो, किंतु अन्य पक्षकार के विकल्प पर नहीं, तब वह संविदा क्या कहलाती है? शून्यकरणी संविदा कहलाती है। परिभाषा में यही लिखा है कि नहीं? ऐसी संविदा जो संविदा के एक पक्षकार एक या अधिक के पक्षकारों के विकल्प पर तो वह विधि के द्वारा परिवर्तनीय होता है, लेकिन अन्य पक्षकार के विकल्प पर नहीं होता, तब ऐसी संविदा क्या कहलाती है? शून्यकरणीय कहलाती है, वाइडेबल कहलाती है। शून्य नहीं कहलाती या वाइड नहीं कहलाती, शून्यकरणीय कहलाती है। इसका प्रभाव क्या होता है कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि शून्यकरणीय संविदा ऐसी संविदा होती है जिसमें कि एक पक्षकार चाहे तो उसके पास विकल्प रहता है कि वह संविदा को न्यायालय के माध्यम से क्या कर सकता है? शून्य घोषित करा सकता है। और यदि वह उस संविदा को शून्य घोषित नहीं कराता तो उसका प्रभाव यही माना जाएगा कि वह जैसे कि एक वैलिड संविदा है, वैध संविदा है। तो कोई पक्षकार, एक पक्षकार न्यायालय में संविदा को शून्य घोषित कराने क्यों जाएगा? क्योंकि जो संविदा हुई है उसमें उसकी सहमति स्वतंत्र नहीं थी। जैसे कि ए और बी, ठीक है, ए और बी है। अब ये ए का मकान है जिसका कि बाजार मूल्य जो मार्केट वैल्यू है वर्तमान समय में कितना है? 50 लाख रुपए है, ठीक है, 50 लाख रुपए है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? बी ने क्या किया? उसको डरा धमका करके, किसको? ए को, जिसका मकान था, उसको डरा धमका करके कहा कि अब तुम अपना मकान हमें कितने में बेचो? 5 लाख रुपए में। हम 5 लाख रुपए दिए, अब चलो रजिस्ट्री 5 लाख रुपए में कर दो मेरे नाम, नहीं तो हम तुमको क्या करेंगे? मार देंगे, या तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को मार देंगे। अब ए के पास कोई विकल्प नहीं बचा, ये गया कचहरी में गया और अपना 50 लाख का मकान बी को 5 लाख रुपए में डर के मारे, बी के डर से बेच दिया। तो क्या यहाँ पर ये ए और बी के बीच में जो संविदा हुई है, हुई होगी ना? तो अब क्या ए की सहमति इसमें स्वतंत्र थी? नहीं थी। उसकी जो उसने अपना मकान 5 लाख रुपए में बेचा वो बी के द्वारा डराए धमकाए जाने पर बेचा। तो अब यहाँ पर ए के पास यह विकल्प बाद में यह उपलब्ध है। अब ये जो संविदा ए और बी के बीच में हुई है इसका नेचर कैसा है? ये संविदा शून्यकरणी है। शून्यकरणी का मतलब कि जो पीड़ित पक्षकार है, पीड़ित पक्षकार कौन है? ए है, कि पीड़ित पक्षकार को एक विकल्प इसमें प्राप्त रहता है कि वह चाहे तो न्यायालय में जाकर के इस संविदा को शून्य घोषित करा सकता है, इस आधार पर कि जब ये हमने मकान इसको अपना 5 लाख रुपए में बेचा वो इसलिए बेचा क्योंकि बी ने हमें डराया धमकाया था, इस संविदा में मेरी सहमति स्वतंत्र नहीं थी, इसलिए हम इस संविदा को न्यायालय क्या कर दे? शून्य घोषित कर दे। तब ऐसी संविदा क्या कहलाती है? शून्यकरणी। यहाँ पर 50 लाख का मकान ए ने बी को 5 लाख रुपए में बेचा इस वजह से क्योंकि बी ने ए को डराया धमकाया था, इसलिए यहाँ पर ए और बी के बीच में जो संविदा हुई है वह शून्यकरणी है। ए के पास ए को ही तो विकल्प मिलेगा, ए के पास क्यों? क्योंकि पीड़ित पक्षकार ए है, बी थोड़ा है। बी हो जाएगा न्यायालय में किसको शून्य घोषित कराएगा तो उसका घाटा हो जाएगा, वो तो जाएगा नहीं। कौन जाएगा? ए जाएगा ना, जो पीड़ित है। इस संविदा से पीड़ित कौन है? ए है। तो ए को शून्यकरणी, एक नेचर इसका क्या हो गया संविदा का? शून्यकरणी। यानी कि शून्यकरणी संविदा में जो पीड़ित पक्षकार है उसके पास यह विकल्प रहता है कि वह न्यायालय में जा करके क्या कर सकता है? इस संविदा को शून्य घोषित करा सकता है। और यदि न्यायालय ए की बातों से संतुष्ट हो जाता है कि बी के द्वारा इसको डरा धमका करके ये मकान खरीदा गया है, तो न्यायालय इस संविदा को क्या करेगी? शून्य घोषित कर देगी। और यदि एक बार यह संविदा शून्य घोषित हो गई तब अब इसने जो 5 लाख रुपए दिए थे ये 5 लाख रुपए इसको दे देगा और क्या होगा? ये जो मकान है उसको वापस मिल जाएगा, है ना? या वापस नहीं देता है तो न्यायालय क्या करेगा कि या तो नहीं, जब शून्य घोषित कर दिया तो सीधी सी बात है ये मकान केवल उसको वापस मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो संविदा शून्य हो गई ना। अगर वो चाहे तो ये 5 लाख रुपए ले सकता है, वो अगर ए चाहे तो ना दे तो कौन? ए अगर नहीं, वो देना पड़ेगा। ए ने 5 लाख लिया वो उसको वापस करेगा और बी उसको बदले उसका मकान देगा, क्योंकि ये संविदा शून्य है। न्यायालय उसको शून्य घोषित कर दिया।
और एक बार यदि संविदा शून्य घोषित हो गई तो अब ये मकान ए को मिलेगा। तो ए को मकान मिल गया तो ये थोड़ा है कि तो अब यदि ए 5 लाख रुपए बी को वापस नहीं करेगा तो 5 लाख रुपए का घाटा बी को नहीं हो रहा है। तो क्यों उनसे जबरदस्ती तो वो ठीक है, तो इसीलिए तो संविदा शून्य न्यायालय घोषित कर रही है। न्यायालय ने इसीलिए संविदा शून्य घोषित कर दिया। अभी आगे हम पढ़ाएंगे, अभी जब इसमें पढ़ोगी, जब धारा 62 के 63 आएगा तब उसमें है कि शून्य संविदा के अधीन यदि किसी व्यक्ति ने कोई फायदा प्राप्त किया है तो वह फायदा वो उसको वापस करना पड़ेगा। यदि कोई ऐसी संविदा है जिसमें कि वो संविदा शून्य हो गई तो उसमें से जिस पक्षकार ने लाभ उठाया है वह लाभ दूसरे पक्षकार को उसको वापस करना पड़ता है। ठीक है, वो अभी आगे आएगा। तो यहाँ पर बी क्या करेगा, मकान उसको वापस करेगा और 5 लाख रुपये दे देगा, लेकिन ए को मकान फिर मिल जाएगा जैसे ही संविदा शून्य घोषित हो गई। और तो इसीलिए ए और बी के बीच में ये जो संविदा हुई है इसने डरा धमका करके ए का मकान जो 50 लाख रुपए का था 5 लाख रुपए मिल गया। इस संविदा की प्रकृति कैसी है, यह संविदा शून्य करड़ी है। क्यों है, क्योंकि ए के पास अभी एक विकल्प है कि वह चाहे तो न्यायालय के माध्यम से उसको शून्य घोषित करा ले, और यदि ये भी हो सकता है कि ए न्यायालय में नहीं जाए तब तो ये संविदा क्या होगी, वैलिड मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि ये रजिस्ट्री है ना उसके पास, यह माना जाएगा कि यह संविदा कैसी है, तब वैध है कि नहीं। वो गया नहीं, शून्य घोषित कराने गया नहीं, अब रजिस्ट्री हो गई, 5 लाख रुपए इसको मिल गया, मकान इसके नाम हो गया। अब ये चाहे, इसके पास ये विकल्प है कि वो जा करके संविदा शून्य घोषित करा सकता है, लेकिन ये नहीं गया, तब संविदा कैसी मानी जाएगी, वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, तो यही शून्य करड़ी संविदा का यही प्रभाव होता है कि एक पक्षकार के पास विकल्प रहता है कि वह चाहे तो न्यायालय के माध्यम से उसको शून्य घोषित करा ले, और यदि वह नहीं कराता है तब संविदा हमेशा वैलिड मानी जाएगी। यह माना जाएगा कि ए और बी के बीच में जो संविदा हुई है वह वैध है। ठीक है, वैध है कि नहीं। और यदि जाता और न्यायालय उसकी बात से संतुष्ट हो जाता तो उसकी संविदा को शून्य घोषित कर देता। जब ये गया ही नहीं तो उसका प्रभाव क्या है कि वह एक वैध संविदा की तरह माना जाएगा। तो इसी को शून्य करड़ी संविदा बोलते हैं। तो शून्य करड़ी संविदा में क्या होता है, पक्षकार के पास या जो पीड़ित पक्षकार है उसके पास एक विकल्प रहता है कि वह चाहे तो न्यायालय के माध्यम से उस संविदा को शून्य घोषित करा सकता है, और यदि वह नहीं कराता है तब उस संविदा का प्रभाव वैसे ही माना जाएगा जैसे कि वह एक क्या है, वैध संविदा है। ठीक है, तो न्यायालय थोड़ा अपने से उपचार देगा। न्यायालय को क्या मालूम इतनी रजिस्ट्री हो रही है, कौन सा उसकी सहमति से हो रही है, कौन सी बिना सहमति की हो रही है। जब जाकर बताएंगे तब ना न्यायालय चेक करेगा कि उसकी सहमति स्वतंत्र थी कि नहीं थी। आ गया ना क्लियर कि वैध संविदा क्या हुई, शून्य संविदा क्या हुई और शून्य करड़ी संविदा क्या हुई। ये सारे शब्द क्या हैं, बार बार आएंगे जब संविदा अधिनियम पढ़ोगी। ठीक है, आगे जितना बढ़ती जाओगी ये सारे शब्द बार बार आएंगे, इसलिए हमने सोचा कि पहले ये बता दें, ये सब चीज़ें पहले क्लियर रहेंगी। जब क्लियर रहेंगी तो आगे जब पढ़ोगे तभी तो समझ में आएगा। अब ये हो गया वैध संविदा, शून्य संविदा और शून्य करड़ी संविदा क्या होती है। ठीक है, अभी ये सब अभी आएगा। इसके अलावा होता क्या है, एक होता है शून्य करार। ठीक है, करार कभी शून्य करड़ी नहीं होता, करार हमेशा शून्य होगा, या तो वह वैलिड होगा या तो करार क्या होगा, विधि द्वारा परिवर्तनीय होगा या विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा, है ना। इन्हीं दो में से कोई एक होगा। ये जो करार होता है, जो करार है या तो वह विधि द्वारा परिवर्तनीय होगा या तो वह विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा। अब यदि करार विधि द्वारा परिवर्तनीय है तो वह वैलिड संविदा बनेगी, और यदि वह करार विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है तो वह शून्य करार हो जाएगा। और हमेशा ध्यान रखना कभी भी शून्य करड़ी करार नहीं होता है। ठीक है, करार कभी भी शून्य करड़ी नहीं होता, या तो वो शून्य होगा या तो वह वैलिड होगा। वैलिड होगा तो वो क्या हो जाएगा, वैध संविदा बन जाएगा, और वो या तो शून्य ही रहेगा तो शून्य है ना, वो करार शून्य होता है। और एक शून्य संविदा क्या है, संविदा शून्य भी हो सकती है और शून्य करड़ी भी हो सकती है। इस चीज को समझो, संविदा शून्य भी हो सकती है। जैसे भी हमने उदाहरण बताया कि ए और बी ने आपस में विवाह करने की संविदा की कि हम क्या करेंगे, 25 दिसंबर को विवाह करेंगे, लेकिन 25 दिसंबर से पहले ही एक की मृत्यु हो गई। अब ये संविदा जो ए और बी के बीच में हुई थी क्या हो गई,
शून्य हो गई। ये प्रारंभ में तो वैलिड थी, लेकिन अब शून्य हो गई, है कि नहीं? कुछ नहीं कर सकता ना। जब पक्षकार ही मर गया तो कहानी खत्म। वो संविदा जो हुई थी वो शून्य हो गई। अब उसके उत्तराधिकारी के विरुद्ध भी वह संविदा परिवर्तित नहीं कराई जा सकती, उसमें कुछ विकल्प नहीं बचा, इसलिए वो वाइड हो गया। एक संविदा शून्यकरणी भी होती है जो अभी हमने बताया, ठीक है। लेकिन करार हमेशा या तो शून्य होगा या तो फिर वैलिड होगा। वैलिड होगा तो वो वैध संविदा बनेगा। तो करार क्या होगा? या तो विधि द्वारा परिवर्तनीय होगा या विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा, बस यही दो में से कोई एक होगा। यदि वह विधि द्वारा परिवर्तनीय होगा तो करार संविदा बनेगा, और यदि वह विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा तो करार शून्य होगा, ठीक है। अब करार विधि द्वारा परिवर्तनीय कब होता है? ये तुमने पढ़ा था धारा 10, हमने उस दिन बताया था कि धारा 10 में बताया गया कि करार विधि द्वारा परिवर्तनीय कब होता है कि नहीं? यदि धारा 10 में से कोई भी आवश्यकता तो पूरी नहीं है तो करार क्या होगा? विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा, वो शून्य हो जाएगा, है ना। और साथ ही साथ कुछ शून्य करारों के बारे में जो कि अधिनियम में भी दिया गया है कि वो करार यदि तुम करोगी तो वो करार हमेशा शून्य ही माना जाएगा। जैसे क्या है? जैसे प्रतिफल के बिना करार, है कि नहीं? प्रतिफल के बिना करार, करार किया गया उसमें कोई प्रतिफल ही नहीं दिया गया, तब भी करार शून्य है, संविदा नहीं हुआ। जब क्योंकि करार जब प्रतिफल उसमें है ही नहीं, करार जब करार ही शून्य हो गया तो संविदा बनने का कोई प्रश्न ही नहीं है कि नहीं? करार प्रतिफल के बिना करार, है ना। विवाह अवरोधक करार, विवाह अवरोधक का मतलब क्या होता है? रोकना, मतलब कि किसी व्यक्ति के विवाह को रोकने के लिए यदि संविदा की गई है या करार किया गया है तो वह करार भी क्या होती है? शून्य होती है, ठीक है। किसी व्यक्ति के विवाह को रोकने के लिए यदि कोई करार किया गया है तो वह करार क्या होती है? शून्य होती है। यह अधिनियम में ही लिख दिया गया धारा 26 में। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना कि जिस व्यक्ति को के विवाह को रोकने के लिए करार किया गया है वह क्या होना चाहिए? वयस्क होना चाहिए। यदि अवयस्क व्यक्ति के विवाह को रोकने के लिए करार किया गया है तो वह करार वैलिड मानी जाएगी, शून्य नहीं होगी, ठीक है। वयस्क व्यक्तियों के बीच के जो वयस्क व्यक्ति हैं उनके विवाह को यदि रोकने के लिए करार किया गया है तब करार शून्य होगा, ठीक है। यदि अवयस्क व्यक्ति को क्यों? क्योंकि अवयस्क का विवाह वैसे भी वैलिड नहीं होता, ठीक है। इसी तरह व्यापार अवरोधक करार होता है, ठीक है। व्यापार अवरोधक करार मतलब कि कोई किसी को व्यापार को करने से रोकने के लिए, क्योंकि व्यापार या बिजनेस करना सभी व्यक्तियों का अपना अधिकार है, वह किसी भी प्रकार का कोई भी वैलिड व्यापार कर सकता है। वैलिड ये नहीं कि इलीगल, अवैध व्यापार नहीं, वैध व्यापार, है कि नहीं। कोई भी व्यापार करने के लिए वह स्वतंत्र है, और कहीं भी यदि उसको उस व्यापार को करने से रोकने के लिए कोई करार किया गया है तो वह भी शून्य होता है। साथ ही साथ विधिक कार्यवाहियों का अवरोधक करार, विधिक कार्यवाहियों को अवरोधक करार, विधि की कार्रवाई को रोकने के लिए यदि कोई करार किया गया है तो वह भी शून्य होता है। फिर अनिश्चितता के कारण करार शून्य होता है। ये सब अभी सब कुछ अलग अलग पढ़ाएंगे, ठीक है। शून्य होता है। फिर बाजी करार, बाजी करार शून्य होता है। ये सब करार क्या है? इसमें सब कुछ पूरा है, लेकिन इन करारों को क्या कर दिया गया? इसमें प्रस्तावना भी सही है, ऑफर भी सही है, ठीक है। पक्षकार भी सक्षम है, दोनों पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति भी है, प्रतिफल भी है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी न्यायालय ने या विधि ने क्या किया है? संविदा में अधिनियम बना करके इस प्रकार के करारों को पहले से ही शून्य घोषित कर दिया गया। तो यदि सब कुछ संविदा की अन्य शर्तें पूरी हैं, लेकिन फिर भी यदि इस टाइप का कोई करार होगा तो वह शून्य माना जाएगा, करार वह शून्य माना जाएगा, क्योंकि उसको विधि ने अभिव्यक्तता शून्य घोषित कर रखा है। जैसे ए और बी बाजी लगाते हैं, जैसे हमने बताया ना बाजी करार शून्य है। भारत पाकिस्तान का मैच है, बाजी लग गई ना कि आज भारत जीतेगा, एक ने कहा नहीं पाकिस्तान जीतेगा,
तो हो गया बाजी, चलो ठीक है, यदि भारत जीता तो तुम हमें 1000 रुपये देना, और यदि पाकिस्तान जीतेगा हम तुम्हें 1000 रुपये देंगे। ठीक, अब एक न एक तो जीतेगा ही, एक न एक हारेगा ही। अब मान लो भारत जीत गया, हार गया तो जिसने लगाया उसको 1000 रुपये देना चाहिए। तो अब क्या वो 1000 रुपये देने के लिए बाध्य है? क्या वो न्यायालय में जाकर के 1000 रुपये यदि वो नहीं देता तो ले सकता है? नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि बाजी करार ये क्या है? करार बाजी करार है, और उसको संविधान नियम में शून्य घोषित पहले से ही कर रखा है। आप अपने से ले सकते हो, या वो अपने से दे दिया तो ठीक, यदि नहीं दिया तो आप उसके खिलाफ बल प्रयोग करके भी वसूल नहीं सकते हैं, या न्यायालय के माध्यम से भी उसको वसूल नहीं सकते। नियम बना है तो क्योंकि न्यायालय के माध्यम से वो बाजी करार में जीती हुई राशि वसूल नहीं सकता, क्योंकि बाजी करार क्या होती है? ऑलरेडी शून्य होती है। तो जब वो शून्य है तो उसमें किसी पक्षकार को कोई अधिकार ही नहीं मिला, तो उसका प्रवर्तन नहीं होगा ना न्यायालय के माध्यम से, इसलिए शून्य है ना। साथ ही साथ असंभव कार्य करने का करार, असंभव कार्य करने का करार भी क्या होता है? शून्य होता है। असंभव कार्य करने का करार, ए ने कहा कि जाओ तुम चांद वो ऊपर से तारे तोड़ लाओ तो हम तुम्हें 10 लाख रुपए देंगे। क्या ये संभव है? पक्षकार सक्षम है, उनकी सहमति भी स्वतंत्र है, सब कुछ ओके है, लेकिन क्या है वो कार्य कर असंभव कार्य करने का करार है ना, नहीं तोड़ सकता ना, शून्य है कि नहीं। या वो कहा कि तुम ऐसी 2 सरल लाइनें खींचो, 2 सरल लाइनें, ये ऐसे, ठीक है। अब इसको ऐसे खींचो कि इसको खींचते जाओ कि ताकि वो मिल जाए। संभव है? नहीं है। क्या ऐसे जैसे 2 सरल रेखा ऐसे खींचती चली जाओ, क्या वो कभी मिल सकती हैं? जब तक कि उसको टेढ़ा न करो तब तक तो सीधी रेखाएं तो कभी नहीं मिल सकती। कि ने कहा कि यदि तुमने ये सीधी रेखाएं दोनों ऐसे खींच दिए कि वो दोनों आपस में मिल जाए तब हम तुमको 10,000 रुपये देंगे। यह संभव कार्य है ना, इसलिए वो करार क्या है? शून्य है, क्योंकि वो प्रवर्तनीय नहीं हो सकता। आया नहीं समझ में? जैसे ए और बी ने आपस में करार किया, ए ने कहा कि तुम सी से विवाह करो तो मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा, और संविदा जब ये हो रही थी उस समय सी मर चुकी थी और दोनों को इसका ज्ञान नहीं था, तब क्या उसका विवाह सी से संभव है? नहीं है, इसलिए ये करार भी शून्य हुआ कि नहीं? आया ना समझ में? शून्य करार शून्य हो गया। ये वैध संविदा, शून्य संविदा, शून्यकरणी संविदा और शून्य करार। ये शून्य करार क्या होता है? प्रारंभतः शून्य ही होता है। जैसे अवैध व्यापार, अब जैसे कि 2 व्यक्ति हैं ए और बी ने ये संविदा किया कि तुम वहां से नेपाल से, भूटान से, पाकिस्तान से क्या करो, ड्रग्स लाओ, उसके बदले में हम तुम्हें इतना रुपए देंगे। अब वो लेकर आया, उसको दे दिया, उसने पैसा नहीं दिया, तो क्या वो कोर्ट में जा सकता है? क्योंकि ये जो संविदा हुई है वह अवैध व्यापार के लिए हुई थी, नहीं? ड्रग्स का व्यापार क्या है? न्यायालय विधि ने उसको अवैध घोषित कर रखा है ना, कर रखा है। अब उसको करेगा तो वो खुद ही दंडित हो जाएगा कि तुम पहले तो गए ड्रग्स लेकर आए, पहले तो तुमने ही अपराध किया, संविदा का तो बाद में होगा, पहले चलो तुम जेल में, है कि नहीं? है ना? फिर उसके साथी को पकड़ेगा, उसको भी जेल में डाल देगा, जाओ वसूलो अपना। दोनों नाले तो प्रवर्तन कराएगा नहीं, है कि नहीं? तो ये संविदा क्या है? शून्य है। या ये करार क्या है? शून्य है ना? तो जो करार यदि है तो वो शून्य है, तो वो प्रारंभतः शून्य हो जाता है। ठीक है। संविदा क्या है? पहले तो शून्य संविदा क्या होती है? वह शुरू में तो हो सकता है या संविदा करते समय हो सकता है कि वैलिड हो, लेकिन बाद में वह शून्य हो गई, विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं रह गई। नहीं है। शून्यकरणी संविदा भी आ गया समझ में, शून्य करार आ गया समझ में। ये सब ऐसी चीजें हैं जो बार बार आती हैं। हमेशा ध्यान रखना कि शून्यकरणी केवल संविदा होती है, शून्यकरणी करार नहीं होता। करार या तो विधि द्वारा प्रवर्तनीय होगा या तो नहीं होगा। नहीं होगा तो वो शून्य करार, यानी कि करार हो सकता है, शून्य करार हो सकता है, लेकिन शून्यकरणी करार नहीं हो सकता। जबकि संविदा वैध हो सकती है, शून्य भी हो सकती है और शून्य करणी भी हो सकती है।
है ना। ठीक है। अब एक संविदा का प्रकार और आता है जिसको मानक रूपी संविदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानक रूपी संविदा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसको मानक रूपी संविदा बोला जाता है। तो मानक रूपी संविधाएं क्या होती हैं? मानक, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ संविदा करनी पड़ती है, तो वह हर एक व्यक्ति के साथ अलग अलग संविदा नहीं करती। वो अपना एक फॉर्मेट बनाकर रखती हैं और वो ऑफर दे देती हैं। अब जो जो व्यक्ति उसको स्वीकार करते हैं उनको उन्हीं के साथ वो संविदा हो जाती है। इसमें पक्षकार के पास कोई उसको यदि संविदा करनी है उस कंपनी के साथ, तो उनकी शर्तों को स्वीकार करने के अलावा और कोई विकल्प उनके पास नहीं रहता। वो एक्सेप्ट करेंगे तभी संविदा बनेगी। ये कैसा संविदा है? ये मानक रूपी संविदा है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे कि LIC होती है, या जीवन बीमा या बीमा संविदाएं होती हैं, जैसे LIC है कि नहीं। अब यदि उसने जो पॉलिसी जारी की, उसकी LIC की जो पॉलिसी है उसने जारी कर दी, अब जिसको भी अपना जीवन बीमा कराना है, जितने का कराना है, उसको उसकी शर्तें उसने निर्धारित कर रखी हैं। तो जो व्यक्ति वो पॉलिसी लेना चाह रहा है, अब उसकी शर्तों को उसको मानना पड़ेगा ना। उसमें लिखा रहता है कि शर्तें, आवश्यक शर्तें, है ना। तो अब उनको क्या करना है? उसको वो पढ़ता कोई है नहीं, साइन उसको लेना है तो साइन कर दिए, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। यदि लेना है तो बस उसको केवल स्वीकार करना है, उसके पास अस्वीकार वो कर दिया तो बीमा तो हुआ नहीं। यदि बीमा करना है तो उसको उनकी शर्तों को पूरा करना ही रहता, उसके पास कोई विकल्प नहीं रहता। तो अब ये इसके क्या करना है? वो जारी कर देता है, वो जिनको लेना है वो अपना फॉर्म भरते हैं, उसको शर्तों को स्वीकार करते हैं। जैसे स्वीकार किए संविदा हुई। तो ये कैसा है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये मानक रूपी संविदाएं हैं, जिसमें कि दूसरे पक्षकार के पास जो कि इस संविदा को स्वीकार कर रहा है या इसके ऑफर को स्वीकार कर रहा है, स्वीकार करते समय उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता, केवल उसको स्वीकार एज इट इज करना ही करना है ना। ये मानक रूपी संविदा। जैसे कि अब रेलवे है, अब उसमें यात्रा वही व्यक्ति कर सकता है जो टिकट लेगा, बिना टिकट तो कर नहीं सकता। तो बिना टिकट तो करता है, तो उन दोनों की रेलवे कंपनी और उस ग्राहक, या रेलवे और ग्राहक के बीच जिसने टिकट लिया है, एक संविदा होती है ना। तो वो टिकट लेने, अब वो टिकट उतने में ही लेगा, ये नहीं कि कम बेसी कराए, करा सकता है। यदि रेलवे ने किराया तय कर दिया कि यहाँ से दिल्ली का किराया 800 रुपये है रिजर्वेशन का, तो अब जिसको करना है वो 800 में ही करेगा, उससे कम में वो कर सकता है कि अरे नहीं 800 में। जैसे कि लोग बस से जाते हैं, टैक्सी से जाते हैं, वहाँ मोल भाव कर लेते हैं, लड़ झगड़ लेते हैं, 1 रुपये के लिए भी लड़ लेते हैं। वो सरकारी बस में, प्राइवेट बस वालों से तो लोग फिर भी करते हैं ना, प्राइवेट वालों से करते हैं, ऑटो वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, है ना, उनसे करते कि नहीं। अभी रिक्शा, अभी ऑटो वाला यहाँ से अभी उसको देवा जाना है, अभी वो 25 रुपये ले ले, तो देखो सब लड़ाई कर लें तुरंत। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो 25 रुपये कहाँ, 20 रुपये देंगे, लो अब निकाल कर 20 रुपये ही देंगे। ऑटो वाला चिल्लाता रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने यदि किराया निर्धारित किया 25 रुपये, यहाँ से हम देवा लेकर चलेंगे, 25 रुपये किराया पड़ेगा, जिसको बैठना है बैठे, नहीं तो न बैठे। ठीक है, वो चाहे जो ठीक है, उसमें भी लोग तब भी बहस करते हैं कि नहीं 20 रुपये होता है, 20 रुपये देंगे तभी बैठेंगे। वो कहेंगे कि नहीं तो ठीक है, नहीं बैठा, लेकिन उसने किराया भी नहीं बताया और बैठा लिया, लेकर गया, कहा कि 25-25 रुपये दीजिए। जिसको पता है वो दे रहा है, और जिसको पता है कि नहीं 20 रुपये है, लेकिन फिर भी वो 25 रुपये लिया, उसने अपना किराया निर्धारित कर रखा है। अब वहाँ लड़ाई होना है। जो व्यक्ति रोज जाता है 20 में, वो 25 नहीं देगा। क्या वो ऑटो वाला कुछ उसका कर सकता है? कुछ नहीं करेगा, वो जबरदस्ती उसको 20 रुपये दिया, चला गया, जाओ। लेकिन यदि रेलवे में जाना है, उसने जितना चार्ज कर दिया, मतलब कि उतना ही उसको देना ही देना है ना।
चाहे ऑटो वाले भी 25 रुपये वो बता भी देता है, तब भी लोग बैठ जाते हैं जान करके, लेकिन फिर जाकर जब उतरेंगे तो फिर 20 रुपये थमाएंगे कि 20 होता है 25 का होता है, अब तो पहुँच गया, अब ये कर क्या लेंगे, कुछ नहीं, है ना। लेकिन इसमें यदि 800 रुपये है तो मतलब कि 800 रुपये वो देगा तभी हो जाएगा, नहीं दिया तो जाओ। तो यहाँ क्या उसके पास कोई विकल्प है? यदि उसको जाना है, ट्रेन से जाना है, तो उसको 800 रुपये देने ही देने हैं। तो ये जो रेलवे और उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये कैसा है? मानक रूपी संविदाएँ हैं। इसी तरह बीमा जो होती है वो भी मानक रूपी संविदाएँ हैं। जो बैंकिंग है उसमें भी कौन सी संविदा होती है? मानक, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये सब जितनी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े फर्म हैं, वो पहले से ही अपने टर्म और कंडीशन क्या करते हैं? बना कर रखे रहते हैं। उनको जिसके साथ संविदा करनी है वो सीधे अपना टर्म और कंडीशन वो सब कुछ रख देते हैं, उनको केवल बस साइन करना है, वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। ठीक है, कोई परिवर्तन संभव नहीं है। अब हम जैसे यहाँ गए बरेठी में सब्जी लेने गए, तो सब्जी वाले ने बताया कि एक गोभी 30 रुपये, उसने बोल दिया 30 रुपये तक का सब लोग 30 रुपये दे देते हैं, इक्का दुक्का देते हैं, बाकी सब मोल भाव करते हैं ना कि अरे 30 रुपये कहाँ, 20 का अभी वो दे रहा है, यहाँ इतना अच्छा सब 20 में आप 30 दे रहे हैं, 20 में देना तो दो। तब वो कहता कि अच्छा ठीक है 20 में ले लीजिए। यहाँ पर ग्राहक मोलताव कर लेता है, करता है कि नहीं? लेकिन इसमें नहीं कर सकता। तो ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? मानक रूपी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इतना सब कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? एक प्रकार से प्रकार है कि इतने तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। आए नहीं समझ में? ये सारी चीज़ें जो संविदा अधिनियम पढ़ते समय बार बार आएंगी। तो इस सबका जब मतलब समझी रहोगी तब आगे तुमको पढ़ने में ज़्यादा आसानी रहेगी। जैसे स्वतंत्र सहमति पढ़ोगी तो धारा 19 में जैसे बताया कि यदि पक्षकारों की जो संविदा के यदि किसी भी पक्षकार की सहमति स्वतंत्र नहीं है तो वो संविदा क्या है? शून्यकरणीय है। तो शून्यकरणीय का मतलब क्या है? जो अभी हमने बताया है ना, तो वो कल वहाँ तो बस इतने लिख दिया कि संविदा क्या है? स्वतंत्र सहमति नहीं है तो संविदा शून्यकरणीय है। तो तुम्हें जब मालूम रहेगा कि शून्यकरणीय का मतलब क्या, तभी तो उसका अर्थ निकालोगी। जब मालूम ही नहीं कि शून्यकरणीय है का तो मतलब ही नहीं समझ में आया किसका मतलब क्या हुआ, है कि नहीं? अब इसमें तुम्हें कई चीजें, अब ये कुछ परिभाषाएं हो गई, ठीक है। यही सारी परिभाषाओं के साथ ही पढ़ना है। तो सबसे पहले अब देखो कि संविदा बनने के लिए, किसी भी करार को संविदा बनने सबसे पहला हमने जब बताया था कि सबसे पहला ही चीज क्या होना चाहिए? प्रस्थापना होनी चाहिए। फिर उस प्रस्थापना की क्या होनी चाहिए? स्वीकृति होनी चाहिए, या इसको क्या कहते हैं? प्रतिग्रहण बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें प्रतिफल भी होना चाहिए, तब ये क्या बन जाएगा? करार हो गया, है ना। प्रतिफल होना चाहिए। फिर इसके बाद प्रतिफल तो बाद में आएगा, सबसे पहले नहीं, देखो वो तो स्टेप था ना। अब देखो क्या करना है? प्रस्थापना हो गया, इसका प्रतिग्रहण, ये प्रस्थापना और प्रतिग्रहण जिसने किया उसके लिए क्या होना चाहिए? पक्षकार क्या होने चाहिए? सक्षम पक्षकार होने चाहिए। उन पक्षकारों की जो सहमति है, हाँ, वह क्या होनी चाहिए? स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो प्रस्तावना स्वीकृति ये सब हो रही है, उसमें जो प्रतिफल है वह वैध होना चाहिए, है ना। फिर इसका उद्देश्य भी क्या होना चाहिए? उद्देश्य भी वैध होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। और जो ये हो रहा है वो विधि द्वारा विवेकता शून्य घोषित नहीं होना चाहिए। शून्य घोषित न हो। तो इतना चीजें हैं, यही सब स्टेप बाय स्टेप अब यही पढ़ना है। सबसे पहले प्रस्थापना के बारे में पढ़ना है। प्रस्थापना किसे कहते हैं, उसके आवश्यक तत्व क्या होते हैं, ठीक है। प्रस्थापना के प्रकार क्या क्या होते हैं, है ना। प्रस्थापना के प्रकार क्या क्या होते हैं। फिर प्रस्थापना की संसूचना क्या होती है, प्रस्थापना का निमंत्रण क्या होता है,
फिर उसके बाद प्रस्थापना का प्रतिसंहरण क्या होता है, ये सारी चीज़ें प्रस्थापना में। इतना जब पढ़ोगे तब प्रस्थापना कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले अब आप लोग क्या करना है, प्रस्थापना पढ़ना है। फिर इसके बाद इसी स्टेप में पढ़ते चले जाना है। प्रस्थापना के बारे में सब कुछ पढ़ने के बाद फिर स्वीकृति या प्रतिग्रहण पढ़ना है, फिर सक्षम पक्षकार, फिर स्वतंत्र सहमति, फिर प्रतिफल, फिर उद्देश्य, फिर विधि द्वारा विरुद्धता शून्य घोषित नहीं। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते धारा 30 तक आ जाओगे। ठीक है, पूरा यहाँ से शुरू करो, यहाँ पर जब खत्म होगा तो ये पूरा 1 से लेके 30 तक में आ जाएगा। ठीक है, ये इतना से इतना कितने में आ जाएगा, धारा 30 तक। ठीक है, धारा 3 से ये शुरू हुआ या धारा 2 से, और धारा 30 तक में ये सब चीज़ें जब स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगी तो ये धारा 30 तक में, धारा 2 से धारा 30 तक में आएंगी सब। ठीक है, ये सब ध्यान में रखना है। ठीक, तो अब तुम्हें पढ़ाएंगे हम प्रस्थापना, फिर उसके बाद स्वीकृति, ये सब स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ाएंगे। ठीक।